भौतिक विज्ञान कक्षा 11वीं मापन। मैं RS प्रसाद सर। आज हम लोग मापन के बारे में पढ़ेंगे। मापन होता क्या है, किस तरह से भौतिक राशियों को मापा जाता है, मापने के सिद्धांत क्या हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी पद्धतियां यहाँ पे चलाई जाती हैं। तो जैसा कि मापन आप लोगों ने नाम सुना है, ठीक उसी के अनुरूप मापन का जो है परिभाषा देनी शुरू करेंगे हम लोग। तो मापन जानते हैं आप लोग किस तरह से है, किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए इसका शब्द का प्रयोग किया जाता है। मापन में हमेशा भौतिक राशियों को ही लिया जाता है। तो सबसे पहले हम भौतिक राशियों की परिभाषा देने शुरू करेंगे कि ये भौतिक राशियां वास्तव में होती क्या हैं और इसका मापन हम करते कैसे हैं। तो वे सभी राशियां जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सकता है तथा जिनका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे मूल राशियां वास्तव में क्या होती हैं। मूल राशियां मुख्यतः वो राशियां हैं जो किसी अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त ना की जा सकें। वे वे राशियां जो
एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र रहती हैं और किसी अन्य राशियों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती है। मूल राशियां कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं अब ये राशियां, ये आपको अभी बताया जाएगा कि ये राशियां वास्तव में कौन कौन सी हैं मूल राशियां। तो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को जानते हैं हम लोग, किलोग्राम में नापते हैं। तो दूरी है, दूरी को जानते ही हैं आप, ये मीटर में नापते हैं। और समय है, ये ज्योति तीव्रता है। द्रव्यमान किसी अन्य चीज़ से नहीं बनाया जा सकता, दूरी को भी किसी अन्य से नहीं बना सकते हैं, समय को भी किसी अन्य से नहीं बना सकते हैं, और ज्योति तीव्रता के लिए भी कोई और राशियों को मिक्स करके नहीं बनाया जा सकता है। इसी प्रकार ताप भी है और विद्युत धारा भी है। ये सारे इसके उदाहरण हैं। पदार्थ की मात्रा भी मूल राशियों में ही आती है। अधिकतर इसको हम मोल में नापते हैं, जो कि केमिस्ट्री में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अब दूसरा नंबर आता है व्युत्पन्न राशियाँ। मतलब व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। यानी इन राशियों को मिला जुला करके एक नई राशि तैयार होती है, उसको ही हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है। हालांकि परिभाषाएं सारी बुक में दी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग हो गया, वेग विस्थापन बटे समय से यानी दूरी बटे समय से निकल जाएगा। और चाल भी दूरी बटे समय से निकल जाता है। तो उसमें दो दो राशियां लग रही, मूल राशियां, तो मूल राशियों से ही मिला करके बनाई जाएंगी सारी राशियां। जैसे चाल हमने बताया अभी, दूरी बटा समय है, तो दूरी मूल राशि है और समय भी मूल राशि है। तो इन दोनों राशियों से मिला करके चाल को बनाया गया है। और भी इस तरह के उदाहरण मिलेंगे आपको। वेग हो गया विस्थापन बटे समय होता है। तो दूरी जो है यहाँ पर जो चाल में दिया है, दूरी लंबाई क्या है, समय का समय ही रहता है, मतलब समय सेकंड में नाप लेते हैं। तो इस तरह से मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती हैं। चाल हो गया, त्वरण भी इसी में ही आ जाता है। त्वरण वास्तव में क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, और वेग आपको बताया ही दूरी बटे समय होता है। तो इन सभी से मिल करके बनाई जा सकती हैं व्युत्पन्न राशियां। बल भी इसी में आता है। बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण के अभी मैंने बताए थे क्या होती है परिभाषा, तो उसी के अनुसार इन सभी को लेकर के चलेंगे। संवेग भी इसी में ही आता है।
और आयतन, आयतन मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों दूरियां हैं, तो इनसे ये प्राप्त की जा सकती हैं। तो व्युत्पन्न राशियां आप लोगों को समझ में आ गया। उदाहरण इसके देते हुए चलेंगे हम लोग। अब लेते हैं मूल मात्रक। कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं? तो यहाँ पर मूल मात्रक को पहले परिभाषा के रूप में देंगे। वे मात्रक जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी मूल राशियाँ, जैसे द्रव्यमान था, द्रव्यमान की तो मूल राशि हो गई, इसका मात्रक किलोग्राम दिया जाएगा। समय का सेकंड ले लेंगे, दूरी का मीटर ले लेंगे, तो ये सारे मूल मात्रक कहलाएंगे। तो वे मात्रक जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। अब जैसे लेते हैं, उदाहरण भी ले लेते हैं इसका मूल मात्रक के कैसा है। परिभाषाओं में उदाहरणों का होना बहुत ज़रूरी है, तो हम एक एक उदाहरण इनके लेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं मूल मात्रक में दिखाते हैं आपको। द्रव्यमान मैंने बताया था अभी आपको, मूल मात्रक है। इसको किलोग्राम में नाप सकते हैं हम। दूरी है, दूरी को मीटर से नाप सकते हैं। समय, समय को सेकंड से नापते हैं। ज्योति तीव्रता है, इसको कैंडिला से नापते हैं। आपके घरों में कैंडिला भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो यहीं से लिया गया है। विद्युत धारा भी होती है, उसको एम्पियर से नापते हैं। और ताप होता है, उसको केल्विन से नापते हैं। अब आता है व्युत्पन्न मात्रक। ये क्या होते हैं व्युत्पन्न मात्रक? यानी वही है जो व्युत्पन्न, जो राशियां थी उनको व्यक्त करने के लिए जो मात्रक बनाए गए, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अर्थात वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण भी आपको पता है व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में वास्तव में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों के मात्रक जो हैं वो वास्तव में मीटर मीटर ही हैं। लंबाई का मात्रक मीटर हो गया और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर हो गया, तो ये मीटर का वर्ग हो गया, मीटर की घात 2 कर दिया गया। अब हम वेग ले रहे हैं। वेग वास्तव में क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। वेग का जो सूत्र है, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, तो विस्थापन बटे समय ले लेंगे। विस्थापन का आप लोग जानते हैं दूरी है, तो दूरी को मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं।
तो मीटर और सेकंड दोनों लिख लिया जाएगा, और ये जो मात्रक आ जाएगा वास्तव में मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इस मात्रक को हम शॉर्ट में मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। ये इसके लिखने का ढंग है मात्रक का। अब मात्रकों को व्यक्त करने के लिए कई सारी पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती हैं। कहीं पर एमकेएस लाया जाता है, कहीं पे सीजीएस लाते हैं, कहीं पर एफपीएस लाते हैं। ये सारी पद्धतियां हैं तो पद्धतियां बहुत सारी, लेकिन मुख्यतः जो हम परिभाषाओं में ले रहे हैं हम पद्धतियां में, तो यहाँ पे 3 पद्धतियों का विवरण दिया जाएगा। तो नंबर 1 तो आपको बताया मैंने, एमकेएस पद्धति है, दूसरी है सीजीएस पद्धति, और तीसरी है एफपीएस पद्धति। उन्हीं पद्धतियों का हम यहाँ पर विवरण देंगे। तो मुख्यतः मात्रकों की 3 पद्धतियां होती हैं। नंबर 1 है एमकेएस पद्धति, नंबर 2 है सीजीएस पद्धति, और नंबर 3 में जो आता है वह है एफपीएस। एमकेएस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, और एफपीएस का मतलब है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। अब इन्हीं पद्धतियों के बारे में हम पढ़ना चालू करेंगे। तो पहले वाला था हमारा एमकेएस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति के बारे में ढंग से जानेंगे। तो सबसे पहले पद्धति में आता है क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम इस पद्धति में किलोग्राम में नापते हैं। और द्रव्यमान के बाद जो दूसरा दूरी है, दूरी को नापते हैं मीटर में, और द्रव्यमान है वो किलोग्राम में नापा जाएगा, और समय तो सदाबहार रहेगा आपका, सेकंड में ही नापा जाएगा। तीनों पद्धतियों में या जितनी भी पद्धतियां आपको बताई जाएंगी, समय को हमेशा सेकंड में ही रहने दिया जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, दूरी मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। और इस तरह से दूसरी जो हमारे पास पद्धति आती है वो है सीजीएस पद्धति। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो इस पद्धति के विवरण में आप लोगों को बिल्कुल पता है, जिस तरह से ये तीनों चीज़ें दिखाई गई हैं वैसे ही इस पद्धति में तीनों चीज़ों को दर्शाया जाएगा। इसमें सबसे पहले दूरी है, दूरी को हम सेंटीमीटर में लेंगे, यानी दूरी सेंटीमीटर में ही नापी जाएगी इसमें। और इसके बाद द्रव्यमान है वो ग्राम में नापा जाएगा। समय मैंने बताया सदाबहार है, ये सेकंड में ही नापा जाएगा। हर एक जगह हर एक पद्धति में समय को हम सेकंड में ही नापते हैं। एक तीसरी पद्धति रह गई हमारी एफपीएस। एफपीएस जानते ही आप लोग, फुट पाउंड सेकंड पद्धति है। कुछ सामान खरीदने जाते हो मार्केट में, केक वगैरह, तो वो पाउंड में ही दिया जाता है आप लोगों को। या कोई ऊनी गोला वगैरह लेने जाते हैं ऊन बनाने के लिए कुछ भी, तो उसके लिए भी वो पाउंड में ही आपको सामान देते हैं। दूरी यहाँ पर फुट में नापते हैं। प्लॉट वगैरह जब खरीदते हैं आप लोग तो फुट में ही उसका विवरण होता है। तो दूरी फुट में नापना है, और द्रव्यमान को हम पाउंड में नापते हैं। द्रव्यमान पाउंड में नापना है, और समय को मैंने बताया सदाबहार है, ये हर एक पद्धति में सेकंड में ही नापा जाएगा। अब जैसे कंप्यूटर का अपग्रेड वर्जन आना चालू होता है, ठीक इसी प्रकार जो इस पद्धतियों में एक पद्धति आई जिसको एमकेएस को अपग्रेड किया गया। एमकेएस को अपग्रेड करके जो है एक पद्धति बनाई जिसको हम एसआई पद्धति कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में जानते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे मात्रकों का समावेश हो गया, उसमें और मूल राशियाँ और ऐड हो गई। तो उन्हीं सब राशियों के बारे में हम पढ़ना चालू करेंगे कि ये वास्तव में पद्धति क्या है। आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए कि ये पद्धति
एमकेएस पद्धति का ही अपग्रेडिंग वर्जन है, यानी इसी को अपग्रेड कर दिया गया है, सुधार करके, और उसमें कुछ चीज़ों का समावेश करा दिया गया है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जो कि एमकेएस पद्धति का ही प्रवर्धित रूप है। तो इसमें तीनों चीज़ें तो एमकेएस पद्धति की ली जाएगी, कुछ और चीज़ें लेंगे। तो सबसे पहले जो है मूल मात्रक लेंगे हम, मूल राशियों के लिए लेंगे पहले। तो मूल मात्रक के बारे में बात करेंगे। तो मूल मात्रक में जो पहला नंबर आता है वो है आपका दूरी। दूरी को पता ही है आपको, मीटर में नापते हैं हम। और इसके बाद जो है द्रव्यमान की बारी आती है। तो द्रव्यमान आपको पता ही है, द्रव्यमान आपको किलोग्राम में ही नापना है इसमें। इसके बाद समय का नंबर आता है। समय हर एक जगह आपको पता है सेकंड में ही नापा जाएगा, तो समय जो है इसका मात्रक सेकंड में ही लिया जाएगा। अब इसमें कुछ नया ऐड होना चालू करेगा, जैसे है ताप। ताप को केल्विन में नापते हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में नापते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये तीव्रता का जो मात्रक कैंडिला है, ये दिवाली वगैरह में कैंडल जो बिकते हैं वही वाला कैंडिल है, ये मात्रक वहीं से लिया गया है, कैंडिला। और एक और चीज़ बच जाती है इसमें अभी, वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक आपको पता ही है, एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा, ये केमिस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस मात्रक का। पदार्थ की जो मात्रा है उसको हम मोल में नापते हैं। इसका मात्रक मोल हो गया। तो ये कुल मिलाकर के कितनी राशियां हो गई, काउंट कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। इस प्रकार एसआई पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक हैं। बाकी जो है इसमें पूरक मात्रक भी ऐड कर दिए गए हैं। तो जैसे समतल कोण है, इसका मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है। और एक घन कोण होता है, 3 डायमेंशनल फिगर में आता है जो कि, तो घन कोण का जो मात्रक है वास्तव में वो स्टेरेडियन हो जाता है। तो घन कोण फिलहाल तो आप लोग यहीं समझिए कि घन कोण है, ये परिभाषा जब आएगी तब समझाएंगे उस वक्त। इस वक्त जो है अभी मात्रक की बात चल रही है, तो मात्रक में इसका मात्रक है स्टेरेडियन। तो ये मूल मात्रक एसआई पद्धति में दर्शाए गए हैं। इन सभी चीज़ों को आपको याद करना है। अब हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों की विमाएँ। विमाएँ क्या होती हैं वास्तव में, इस लेसन में ये जो चैप्टर जो है मुख्य रूप से विमाओं के लिए ही बनाया गया है। यानी जो मूल राशियां बताई गई थी आप लोगों को, उसको संकेतों के रूप में व्यक्त करना। संकेतों के ऊपर घाते चढ़ाना है, ये सब चीज़ें जो आएंगी ये सब
किस में आती हैं? भौतिक राशियों की विमाओं में। तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातों या घातांकों को उस राशि की विमाएं कहते हैं। अब इन विमाओं को देखो कैसे व्यक्त किया जाएगा और कैसे संकेत इसको दिया जाता है, वो सभी आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ से आपको जो है करना है। अब विमीय सूत्र उसके संकेतों को दिखाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं संकेत, उनको उनसे प्रदर्शित करना विमीय सूत्र कहलाता है। तो विमीय सूत्र की परिभाषा भी आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करनी है। वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि को मूल मात्रकों के उचित घातों के द्वारा व्यक्त करना है। विमीय सूत्र कहलाता है, अर्थात उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है, उसे ही विमीय सूत्र कहते हैं। तो मूल मात्रक और विमीय सूत्र हम इसका लिखना चालू करेंगे। यानी ये संकेत आपको भली भांति याद होने चाहिए, किसी भी संकेत को आप मिस नहीं करेंगे। जैसे कि दूरी है, इसको हम बॉक्स में सभी विमाओं को लिखना है, एल से दिखाते हैं। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को ये सारी विमाएं बॉक्स में दिखानी है, यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखी जाएंगी। अगर बड़ा ब्रैकेट आप लोगों ने नहीं लगाया तो ये गलत माना जाएगा। द्रव्यमान को एम से दिखाते हैं, समय को जो है वो टी से दिखाते हैं, और इसके बाद आता है ताप का नंबर। ताप को हम थीटा से दिखाएंगे, ब्रैकेट के अंदर ये थीटा लिख दिया जाएगा। और ऐसे ही आपका ज्योति तीव्रता है और विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का जो है वो ए से दिखाते हैं, इसको कैपिटल ए से। अब कुछ मूल मात्रक लेंगे जिनके हम विमीय सूत्र लिखना चालू करेंगे। जैसे पहला हमने क्षेत्रफल लिया, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई का जो विमीय सूत्र है वो एल है, चौड़ाई का भी विमीय सूत्र, ये दूरी है, ये भी एल हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर के इसकी जो विमा हो जाएगी वो L2 हो जाएगी। ये सभी विमाएं मैंने बताया था बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब हम लेते हैं आयतन, दूसरा है इसका। आयतन का जो सूत्र होता है वास्तव में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका सूत्र है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सारी दूरियां हैं। दूरियों की जो विमाएं होती हैं वो L होती है, तो L इंटू एल हो जाएगा, फिर एक और गुणा में L आ जाएगा। तो L के 3 हो गए, लेकिन पढ़ेंगे इसे L3 के रूप में इसको लिखते हैं। लेकिन बॉक्स में ही लिखना है। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि इनको बिना बॉक्स के लिखेंगे तो ये गलत माने जाएंगे। घनत्व जो वास्तव में होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान और आयतन दोनों का जो है संकेतन मैंने बता दिया था पहले ही। तो द्रव्यमान का जो होता है वास्तव में वो m होता है, इसको हम बड़े ब्रैकेट में m के रूप में लिखेंगे। और आयतन का भी बताया था L3 होता है। अब इस L3 को जो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का ये L3 हो जाएगा, तो Ml-3 इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार और भी राशियां आएंगी, जैसे वेग है। वेग में वास्तव में क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल होता है, या समय भी लिख करके काम चला सकते हैं आप। तो विस्थापन बटे समय ले लिया गया। अब विस्थापन दूरी है तो दूरी को हम L से दर्शाएंगे और समय को कैपिटल T से दर्शाते हैं। तो ये जो है T ऊपर जाके -1 हो जाएगी पावर इसका, तो ये सूत्र जो बन जाएगा Lt-1 हो जाएगा। ये वेग का, चाल का भी यही होता है, बस विस्थापन की जगह दूरी आ जाएगी। त्वरण में क्या होता है, वेग परिवर्तन होता है और बटे में समय अंतराल होता है। तो वेग परिवर्तन बटे समय ले लेंगे। वेग परिवर्तन का मतलब वेग ही होता है विमाओं के लिए। तो वेग की जो विमा है वह Lt-1 है और समय की T है, तो Lt-1 और बटे में समय का T हो जाएगा। T ये भी ऊपर जाएगी, तो ऊपर जा कर के इसकी और पावर माइनस में एक और बढ़ जाएगी, तो Lt-2 हो जाएगा ये। अब आता है बल। बल होता है वास्तव में द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की विमा आप लोग जानते ही हैं, विमीय सूत्र m होता है। और त्वरण का अभी अभी पढ़ करके देख रहे हो पीछे, Lt-2 है, तो द्रव्यमान का m और त्वरण का Lt-2 हो गया। तो ये कुल मिलाकर के जो सूत्र बनेगा वो MLT-2 हो जाएगा। ये आ गया बल। बल के बाद अब आता है कार्य। कार्य पता है आपको, बल गुणा विस्थापन होता है। बल गुणा विस्थापन, अब इसमें विस्थापन भी दूरी है और बल आपको पता ही है, बल का ऊपर भी मैं सूत्र दिया हुआ है MLT-2, और विस्थापन दूरी है तो दूरी का जो है वो L हो जाएगा। तो L इसमें L 2 हो गया, तो ये हो जाएगा सूत्र ML2T-2। ये आपका कार्य का सूत्र हो गया। ये विमाएं बहुत सारी एक सी दिखाई देगी, कार्य होगी, ऊर्जा होगी। अब आता है संवेग। संवेग वास्तव में क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान की विमा आप लोग जानते ही m ही होती है, और वेग अभी निकाले हैं, तो द्रव्यमान की विमा m से शो करेंगे। और वेग जो है वास्तव में Lt-1 होता है, तो ये मान इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा MLT-1। ये संवेग का विमीय सूत्र आ गया। इसके बाद हम दूसरी भौतिक राशि लेते हैं, ये है आवेग। आवेग जो होता है वास्तव में बल गुणा समय होता है। बल की विमा आप लोग पहले भी निकाल चुके हो, MLT-2 और समय T होता है। एक T इसमें से कट जाएगा तो T-1 बचा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा MLT-1। ये विमीय सूत्र हो गया आवेग का। इस प्रकार बहुत सारी भौतिक राशियां आएंगी, कुछ की मैं बताऊंगा, बाकी कुछ आप लोग अपने आप करेंगे। जैसे ये दाब है, दाब की विमा को हम ले रहे हैं
बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब। बल की विमा आप लोगों ने पीछे पढ़ ली है। बल की विमा थी M L T - 2 और क्षेत्रफल की विमा जो होती है वास्तव में लंबाई गुणा चौड़ाई L2 होती है और ये हो जाएगा M L - 1T - 2। ये दाब का सूत्र हो गया। प्रतिबल का भी सूत्र ऐसा ही रहेगा, ध्यान रखना। अब लेते हैं शक्ति यानी पावर। पावर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। कार्य बटा समय, कार्य की विमा आपको पता ही है ML2T - 2। ये कार्य की विमा है। समय की विमा T हो जाएगी और इस T से ऊपर जाएंगे तो T की पावर 3 हो जाएगा, यानी ML2T - 3 हो जाएगा। तो ये शक्ति की विमा है। विमीय सूत्र आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम में ये बहुत आते हैं, इसलिए इनको बड़े ध्यानपूर्वक करेंगे और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे के क्वेश्चनों को करने के लिए। पृष्ठ तनाव जो होता है वास्तव में बल बटे लंबाई अर्थात एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कहलाता है। ये बल की विमा आप लोगों को पता है ML T - 2 और लंबाई L है। L से L कट जाएगा और केवल क्या बचेगा? MT - 2। ये पृष्ठ तनाव की विमा हो जाएगी। अगली बात करते हैं हम कोण की। तो कोण बराबर है चाप बटे त्रिज्या। चाप भी दूरी है, त्रिज्या भी दूरी है, तो दोनों की विमाएं L हो जाएंगी, यानी ये L हो गया और ये भी L हो गया। दोनों L कट जाएंगे तो ये जो राशि आएगी ये विमाहीन राशि हो जाएगी। तो विमाहीन राशियां बहुत सारी हैं, उन सभी को याद करना पड़ेगा कौन कौन सी राशियां हैं आपकी विमाहीन। अब आता है विकृति लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन मतलब दूरी है तो L से ही रिप्रेजेंट होगा और प्रारंभिक लंबाई ये भी दूरी है, ये भी L से ही प्रदर्शित होगा। तो ये भी दोनों कट जाएंगे आपस में और ये राशि जो है वो विमाहीन हो जाएगी। तो विमाहीन मैंने बताया था बहुत सारी राशियां होती है जिनको आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ ये राशियां विमाहीन होती हैं। कुछ राशियों को मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। जैसे विमाहीन की कुछ राशियां यहाँ दिखाई जा रही हैं आपके सामने। पाई हो गया, पहला नंबर पाई का है, फिर साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, लॉग एक्स है और ई की पावर एक्स भी। अपवर्तनांक भी इसी श्रेणी में आता है। तो ये सारे के सारे विमाहीन राशियां हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एग्जाम में कितने नंबर भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब वाला आता है हमारा एक प्रतिबल। प्रतिबल वास्तव में क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ये बिल्कुल दाब के अनुरूपी है। दाब का जो विमित सूत्र है वो इसी का भी वैसे ही आएगा। तो बल का जो है ML T - 2 होता है और क्षेत्रफल का L2 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे और ये ML - 1T - 2 आ जाएगा। ये प्रतिबल का विमीय सूत्र था। अब चलते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग वास्तव में क्या होता है? ये होता है कोण बटे समय अंतराल, अर्थात एक सेकंड में कितने कोण कोई चीज़ घूम जा रही है वो लेते हैं। तो कोण बटे समय हो गया। कोण चूंकि विमाहीन राशि है तो इसको हम L0 से दिखा देंगे और समय T से है तो L का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, यहाँ पे रहे केवल T - 1 जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा T - 1। तो ये कोणीय वेग की विमा हो गई। अब आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का मतलब है कि कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, या सिंपल कहिए कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। कोणीय वेग में परिवर्तन वास्तव में वो
t-1 होगा, और समय आपको पता ही है t होता है, तो ये t भी ऊपर पावर में जाके ऐड हो जाएगी एक तरह से, तो t-2 हो जाएगा। इस प्रकार जो है आप लोगों की जो है विमीय सूत्र की जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर कुछ और भौतिक राशियों के विमीय सूत्र बताना चालू कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे जड़त्व आघूर्ण आ रहा है। जड़त्व आघूर्ण वास्तव में क्या होता है? द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। यहाँ दूरी का वर्ग हो जाएगा। द्रव्यमान की जो विमा होती है वास्तव में m होती है, इसको m से दर्शाएंगे, और दूरी की जो विमा होती है वो l होती है, तो l का ये वर्ग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये ml2 हो जाएगी विमा। ध्यान रखना ml² नहीं पढ़ेंगे, इसको ml2 ही पढ़ेंगे। मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूँ, मैं जब भी पूछूंगा क्लास में तो आप लोग इसको 2, 3 या नंबरिंग इसी तरह से देंगे। तो कोणीय संवेग ले लेते हैं हम। कोणीय संवेग का सूत्र है, सूत्रों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये धीरे धीरे आपके चैप्टर्स में आने शुरू होंगे। तो ये सूत्र जो है कोणीय संवेग का जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग, अर्थात J बराबर I ओमेगा होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का ऊपर आपने अभी पढ़ा ml2 है, और कोणीय वेग का भी आपने पढ़ लिया है t-1 होता है। तो इन दोनों को जो है यहाँ पर गुणा कर देंगे, ये t-1 हो गया, और ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ml2 t-1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार और भौतिक राशियाँ आएंगी। मैं कुछ का करा रहा हूँ, बाकी आप लोग जो हैं बुक से करके चलाएंगे काम अपना। बुक में बहुत सारी दी हुई हैं, तो आप लोग अपने बुक में देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात कर रहे हैं हम। गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या इसका विमेय सूत्र बनेगा? पहले तो इसका सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र के हिसाब से इसको उस सूत्र में बदलना पड़ेगा। तो बल गुणा दूरी का वर्ग और बटे में द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान हो जाएगा। यानी यहाँ बटे में जो आ रहा है वो क्या होगा? यहाँ द्रव्यमान हो जाएगा और गुणा द्रव्यमान हो जाएगा। हम सूत्र भी बता देंगे इसके बारे में, क्या सूत्र था। पहले बल है दूरी, दूरी का हो जाएगा बल का जो सूत्र था ml_t-2, और दूरी का l हो गया, स्क्वायर कर दिया गया। द्रव्यमान का जो है वो m हो जाएगा, और द्रव्यमान एक और है, इसका भी m हो जाएगा। तो एक m तो कट जाएगा, तो m की पावर -1 हो जाएगी। और l 3 हो जाएंगे, और t माइनस का 2 ही रहेगा। तो m-1 l3 t-2 इसकी विमा होगी। सूत्र वास्तव में आपने न्यूटन का जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में सूत्र पढ़ा हुआ है, F बराबर G m1 इंटू m2 बटे r²। ये 10th में आप लोगों ने पढ़ा था सूत्र, भले वहाँ पे थोड़े से रूप में, छोटे से रूप में पढ़ा हो, लेकिन ये सूत्र वही है। इससे कैपिटल G का मान निकाल करके, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निकाल करके फिर विमीय सूत्र को हम ज्ञात करते हैं। अब दूसरी भौतिक राशियां लेते हैं। जैसे हमारे पास है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता वास्तव में क्या होती है? दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम वेग प्रवणता कहते हैं। यानी वेग बटे दूरी हो जाएगा। वेग तो एम दूरी जो होती है इसका एल होता है, और वेग का LT-1, तो दूरी का नीचे एल रख दिया जाएगा, एल से एल कट जाएगा, और ये जो वास्तव में है वो T-1 वेग प्रवणता आ जाएगी। ऐसे ही श्यानता गुणांक का लेते हैं। तो श्यानता गुणांक का जो सूत्र है वो है श्यान प्रतिबल और बटे वेग प्रवणता। अभी ऊपर प्रतिबल है वास्तव में, और वेग प्रवणता दोनों चीज़ें आप पढ़ चुके हो, तो इन सब के जो है विमीय सूत्र लिखने पड़ेंगे। प्रतिबल का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है ml-1 t-2, और बटे में वेग प्रवणता भी पढ़े हो t-1। अब ये मान इसमें रख दिया जाएगा, और इसके बाद इसको हल करना है। तो ये आ जाएगा ml-1 t-1, एक टी कट जाएगी पावर इसकी। ये श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र है।
अब आता है आवृत्ति। आवृत्ति वास्तव में क्या होती है, समय अंतराल का उल्टा होती है, यानी 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी समय है तो समय का उल्टा हो गया, तो नीचे 1/t हो जाएगा, और इस t को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। तो ये जो आएगा सूत्र t-1 इसका सूत्र होगा। ये आवृत्ति का सूत्र हो जाएगा। गतिज ऊर्जा है, इसका जो सूत्र है 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग। 1/2 एक आंकिक राशि है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, केवल द्रव्यमान को लेंगे। द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होता है, और दूरी यानी वेग है, वेग का L-T-1, और इसकी पावर 2 कर देंगे तो ये पावर दोनों पर आ जाएगी, यानी L2 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा ये ML2 T-2 हो जाएगा ये। तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, जो आप लोगों को गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कार्य और स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का विमीय सूत्र एक ही होता है। कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा, तो ये भी आप लोगों को याद करके रखना है। तो हम गतिज ऊर्जा का सूत्र ले रहे हैं। गतिज ऊर्जा का वास्तव में सूत्र क्या होता है, mgh करके होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई। ये सूत्र लिया गया है। सूत्र में सबकी विमाएँ रखेंगे, m का तो m ही रहेगा। ये त्वरण है, त्वरण का L-T-2 होता है, और ये h एक ऊंचाई है यानी दूरी है, इसका जो विमीय सूत्र है वो l होता है। तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, ये ML2T-2 हो जाएगा। ऊपर भी ध्यान से देखो, यही सूत्र था, कार्य का भी यही सूत्र आया था आप लोगों का, यानी तीनों एक जैसी विमीय सूत्र रखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का जो परिभाषा आपने 10th में पढ़ी थी उसी से लिया हुआ है। ये ऊर्जा यानी ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुणा ताप वृद्धि है। ऊर्जा अभी आपने पढ़ी ML2T-2, और द्रव्यमान इसमें m से लिया जाएगा, और ताप में वृद्धि जो है वास्तव में थीटा से लिया जाएगा। ये संकेत थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा। अब m से तो m कट जाएगा, और थीटा ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका जो विमीय सूत्र है वो हो जाएगा L2T-2 θ-1। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। किसका है ये, विशिष्ट ऊष्मा का। अब विशिष्ट ऊष्मा का भी यूज हम अगले सूत्र में कर लेंगे। ये है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का जो है सूत्र लेना है, यह है द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा। इसका जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा होती है। सूत्र विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, L2T-2 θ-1। तो द्रव्यमान का यहाँ पर जो विमीय सूत्र रखेंगे m रखेंगे, और विशिष्ट ऊष्मा का ऊपर जो लिखा हुआ है L2T-2 θ-1, ये इसका विमीय सूत्र है। तो m और ऐड हो जाएगा इसमें, बाकी सूत्र वैसे ही रहेगा, ML2T-2 θ-1, ये इसका सूत्र हो गया। नेक्स्ट आता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा आप लोगों को समझाया था मैंने क्लास में, बिल्कुल वैसे ही वही परिभाषा है सब कुछ। तो इसमें जो वास्तव में हो जाएगा वो ऊर्जा यानी ऊष्मा को ही कह रहे हैं हम, और बटे द्रव्यमान हो जाएगा। Q बराबर ml से ही लिया हुआ है सूत्र ये। ऊर्जा यानी कि कोई सा भी ऊर्जा, कार्य वही है सूत्र ML2T-2, और द्रव्यमान m हो गया इसमें, तो विमीय सूत्र m नीचे आ जाएगा। m से m कट जाएगा तो क्या बनेगा, ये L2T-2 आ जाएगा। तो ये गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र हुआ। अब चलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। ये भी आपका पढ़ा हुआ है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि। ये सूत्र लगाएंगे तो लंबाई में वृद्धि यानी लंबाई है तो इसके विमीय सूत्र L होगा। प्रारंभिक लंबाई भी L ही होती है तो इसका भी विमीय सूत्र L रखा जाएगा, और ताप में वृद्धि थीटा से दर्शाया जाता है। L से L कट जाएगा, थीटा ऊपर जा करके माइनस का हो जाएगा, तो ये विमीय सूत्र θ-1 हो जाएगा। ये रेखीय प्रसार गुणांक का विमीय।
इसी प्रकार है ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा गुणा दूरी बटे क्षेत्रफल गुणा समय गुणा तापांतर है। तो ऊष्मा का जो सूत्र है वो mL2T-2 है और गुणा दूरी का L हो जाएगा, क्षेत्रफल का जो है L2 हो जाएगा, और समय का आपको पता है T होता है, और तापांतर का आपको पता है ये थीटा होता है। अब इस पूरे को हल करने के बाद जो विमीय सूत्र वास्तव में निकल के आएगा तो कैलकुलेट कर लेंगे। L2 से L2 तो कट ही जाएगा, T ऊपर जाके -3 हो जाएगी, तो ये mL/T-3 थीटा -1 हो जाएगा। तो ये इसका ऊष्मा चालकता गुणांक का विमीय सूत्र हुआ। अब हम लेते हैं प्लांक नियतांक। प्लांक साहब ने जो है फोटोन की परिभाषा दी थी, उसी में उनका नियतांक आया था। तो ये वास्तव में ऊर्जा बटे आवृत्ति होती है। तो ये ऊर्जा कार्य की ही जो विमा सूत्र है वहीं से लिया जाएगा, और आवृत्ति आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये ऊर्जा बटे आवृत्ति हो गया। ऊर्जा यानी कार्य का विमीय सूत्र जो होता है mL2T-2 होगा, और आवृत्ति का वास्तव में T-1 होता है। अब ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 कट जानी है, यानी mL2T-1। ये इसका विमीय सूत्र हो गया प्लांक नियतांक का। इसी प्रकार भौतिक राशियां दूसरी आती हैं जो कि आवेश ले रहे हैं। तो आवेश जो होता है वास्तव में Q बराबर IT होता है, यानी विद्युत धारा हो गई और गुणा समय हो गया। तो यहाँ पर विद्युत धारा गुणा समय लिया जाएगा। विद्युत धारा का जो सिंबल है यहाँ पर संकेत वो A होता है, और समय का जो है वो T होता है। तो वास्तव में जो इसका विमीय सूत्र हुआ वो AT हो गया। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक बच्चों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।